भाई कल वाले नोट्स निकालें। ये मैंने आपके लिए पहले से बना लिया है। कल जो आपने नोट के साथ सुलूक किया था उसकी वजह से नोट में अफसोस हुआ था कि कुछ लोगों ने सिर्फ लेस देन 1 ईयर लिखा हुआ था। तो मोहतरम 2015 से लेके हमने कल काउंट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल 15 किराए बनते थे। 2018 तक 19 तक मैंने शेड्यूल बनाया हुआ था। 31/12/18 का मैंने आपसे क्या कहा था, क्या बना दें, नोट बना दें। तो 31/12/18 का जब नोट बनाएंगे मेरे भाई, तो 31/12/18 की पेमेंट के नीचे क्या लगाएंगे, लाइन लगाएंगे। तो जब 31/12/18 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएंगे तो मोहतरम ये 30,000 1 साल के अंदर अंदर, और ये 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, और ये 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर, और ये 3 साल के बाद 4 साल के अंदर अंदर, और ये 4 साल के बाद 5 साल के अंदर अंदर, और ये सारे लेटर देन 5 ईयर। क्लियर? तो ये बात कल आपसे हुई थी जो आप लोगों ने खाली लेस देन 1 ईयर लिख के गुजारा चला दिया था। तो 1 2 3 4 5 ये तो हमने इधर ले गए थे, याद होगा कल नोट है ये 1 2 3 4 5 ये वाले 30,000, और बाकी जो 24 से लेके 29 तक थे वो 18,000। ऐसा ही है ना, 24 से लेके 29 तक। तो अगर जहन में थोड़ा सा विजुअलाइज भी कर लिया जाए कि शेड्यूल कितने साल का है तो भी आई थिंक इट विल वर्क, बजाय कि पूरा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाए हो तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो गुजारा चल सकता था इस डेटा से भी। क्लियर? आई होप शायद इस बात से फायदा हो गया। चलें जी, ये एक बात आपसे हो गई। अब कल वाला सवाल का जो होमवर्क में दिया था वो निकालते हैं। ओके, जनरल एंट्री सॉल्यूशन में दी हुई थी, आई होप हो गई होंगी आपसे। ठीक है, अब मैंने थोड़ी सी डिस्कशन करनी है 31/12/91 की बैलेंस शीट की और 31/12/91 के नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। क्लियर? तो उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। 31/12/91 की बैलेंस शीट की 31/12/91 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/91 की पेमेंट के नीचे लाइन लग गई है, लगा दो नहीं, लग गई है। 31/12/91 के लिए करंट पोर्शन क्या है? 31/12/92। 31/12/91 के लिए करंट पोर्शन क्या है? 31/12/92। ब्लू मार्कर, रेड मार्कर? ब्लू मार्कर करंट के लिए। तो मोहतरम ये हो गया करंट पोर्शन, और नॉन करंट पोर्शन या ये हो गया या ये हो गया। क्लियर? तो करंट पोर्शन 31/12/91 में कितना आ रहे हैं चारों का टोटल? गलती से करंट पोर्शन में ये नहीं ले जाना, ये 3 महीने के अंदर अंदर पेएबल है। हमें क्या चाहिए? करंट पोर्शन का मतलब क्या होता है? 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर चाहिए। क्लियर? तो बैलेंस शीट में हमारा करंट पोर्शन चला जाएगा इन चारों का टोटल, ये देख लें ये गया हुआ है, और नॉन करंट में देखें कितना गया हुआ है सोल्यूशन में आपके 28890। और बैलेंस शीट में सारी बात राइट ऑफ यूज जाएगा, उसमें ये उसकी कॉस्ट होगी और उसमें फिर 1 साल की डेप्रिसिएशन माइनस हुई होगी, 1 साल की डेप्रिसिएशन माइनस हुई। तो राइट ऑफ यूज कितना आ रहा था? 3750, ये राइट ऑफ यूज की कॉस्ट आ रही थी। ओके, बुक वैल्यू। अच्छा, ये तो हो गया बैलेंस शीट में करंट और नॉन करंट। अब नोट में ना ये नहीं अलग करना होता, नोट में किस्तें अलग करनी होती हैं। अब देखिएगा 1 साल के अंदर अंदर ये आ जाएगा लेस देन 1 ईयर, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, और इन द एंड 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर। क्लियर? तो लेस देन 1 ईयर में कितना आ रहा था? तो ये जो आप लोगों ने 31/12/91 का मैच्योरिटी एनालिसिस बनाया था, इसमें लेस देन 1 ईयर, 1 to 2, 2 to 3 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर मींस अब 4 किस्तें उठानी पड़ेंगी ना। कितना आ गया? 17 और 17। इट वॉज योर मैच्योरिटी एनालिसिस।
बच्चों हाँ राइट ऑफ यूज का भी बनेगा, लेकिन वो सोल्यूशन उसमें कहा हुआ था खाली मेच्योरिटी एनालिसिस वाला बना दें। बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज मैंने फिगर उसकी बता दी है क्या आई थी 37,500, और करंट नॉन करंट बता दिया अलग अलग करके कैसे आने। तो कितने लोगों की सारी चीजें सही थी ये? ओके चलें जी आज के नोट्स निकाल लें। अच्छा ये रिवाइज कर लें जरा, कल डेफिसिट पड़ी थी। इस बात को छोड़ें, ज़बानी बताएं, अगर एसेट हमें ट्रांसफर हो जाने तो क्या मुनासिब है, किस पे डेप्रिशिएट करें यूजफुल लाइफ पे? लेकिन कई दफा वाज़ेह तौर पे नहीं लिखा होगा एसेट ट्रांसफर हो जाने, बल्कि लिखा होगा कि लीज के एंड पे बाजार में 10 रुपए का होगा लेकिन आपको 4, 5, 6 रुपए का मिल जाएगा। तो भी आप कहेंगे यार ये ऑप्शन तो बड़ी अच्छी है, मैं एक्सरसाइज करूंगा, तब भी आप यही समझेंगे मैं एसेट बाय कर लूंगा। तो जब एसेट आपको मिल जाना है तब तो आप किस पे डेप्रिशिएट करेंगे? जब सवाल में लिखा हो कि एसेट हमें नहीं मिलना या सवाल साइलेंट हो तो फिर हम समझेंगे हमें एसेट नहीं मिलना, तो फिर किस पे डेप्रिशिएट करेंगे? शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म। चलें जी आज के नोट्स। लेकिन जी आज तो डेवलपमेंट हो गई है, बुक लगता है प्रिंटिंग में जा चुकी है, इसलिए बुक के सफ़े नंबर भी अब लिखे जाने लगे हैं। अब करीब है कि बुक आ जाए। बुक जब आएगी उसका पेज नंबर 124 होगा और उसके ऊपर पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। चलें जी पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 होगा बुक जब आएगी। पढ़ना शुरू करते हैं। ऑन यकम जुलाई 2010, ये बोलता रहेगा, इसको चुप करा लो। ऑन यकम जुलाई 2010 मिरेकल टेक्सटाइल लिमिटेड एक्वायर अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम अ बैंक। डिटेल्स ऑफ लीज आर एज फॉलोज। नोट्स किसी को ना मिले बता दे। कॉस्ट ऑफ मशीन इज, ये सेकंड नंबर, मशीन की कॉस्ट 20 मिलियन है एंड लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ इज 4 years एंड 10 years। चलो इसको देखेंगे अभी किसके ऊपर डेप्रिशिएट करना है। लेकिन बहरहाल किस्तें कितनी पे करनी है जी? 4। फर्स्ट रो में भी दे दें, किस्तें कितनी पे करनी है? 4। इंस्टॉलमेंट ऑफ 5.8 मिलियन इज टू बी पेड एनुअली इन एडवांस। अल्लाह अकबर। किराया किसमें पे करने हैं? एडवांस में। द इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज वेरी हैवी रेट 15.7258779%। ओए हो नहीं, अगर वो इस तरह लिखते फिर आपने इसी तरह लेना। असल में इंटरेस्ट रेट में ना बहुत चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं, वो फिर कभी बात करेंगे ज़िंदगी के किसी मोड़ पे मोटरवे पे खड़े होके। 0.5 एज इट इज़ लेंगे आप इसको जी। इधर रख के चले जाए नोट्स ताकि जो लेट आए वो। एट द एंड ऑफ लीज टर्म एक धमाका होने लगा है, नई इंफॉर्मेशन आने लगी है, हो सकता है पड़ी हो। एट द एंड ऑफ लीज टर्म, लीज जब एंड हो जाएगी, एट द एंड ऑफ लीज टर्म का क्या मतलब है? 30 जून 2000, 30 जून 14, ऑन 30 जून 14 लीज शुरू कब हुई है? यकम जुलाई 10, 30 जून। अब जून ईयर एंड होगा हमारा, और जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है माशाल्लाह उनको जून ईयर एंड से काफी फेमिलियर हैं, वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, जून भी ईयर एंड हो जाए। यकम जुलाई 10 का एंड कब होगा? 30 जून 11, 30 जून 12, 30 जून 13, 30 जून 14। एट एंड ऑफ लीज टर्म का मतलब क्या है? ऑन 30 जून 14। एट एंड ऑफ लीज टर्म का मतलब क्या लिखें? ऑन 30 जून 14। ऑन 30 जून 14 MTL हैज एन ऑप्शन टू परचेज द मशीन। MTL के पास एक ऑप्शन है कि मशीन बाय भी कर सकता है। अगर बाय कर लेगा ना तो फिर अगले 6 साल भी इसके पास ही रहेगी। लाइफ 10 साल है ना, तो फिर अगले 6 साल भी इसके पास ही रहेगी। एक ऑप्शन है इसके पास, ऑन पेमेंट ऑफ 2 मिलियन में ये बाय कर सकता है। जब एसेट नया था तब तो 20 मिलियन का था ना, जब एसेट नया था तब तो 20 मिलियन का था। जब 4 साल गुजर के पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, तो कितने का बाय कर सकते हैं ये? द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी, फेयर वैल्यू मशीन की उस वक्त कितनी होगी? 3 मिलियन। बता दें जी ऑफर अच्छी है या बुरी है? तो हम एज्यूम करेंगे ये ऑफर एक्सरसाइज करेगा, ऑफर एक्सेप्ट करेगा, और अगर 30 लाख वाली चीज 20 लाख में मिल रही हो तो ये उसको लेना पसंद करेगा, क्योंकि 2 मिलियन लोअर है किससे? 3 मिलियन से। 3 मिलियन वाली चीज कितने में मिल रही है? 2 मिलियन में। तो लिख लें ही विल एक्सेप्ट ऑफर, ही विल एक्सेप्ट ऑफर बिकॉज इधर मिनिमल मुनिमल वाला कोई चक्कर नहीं है,
ये तो सादा सी बात है, 30 लाख वाली चीज 20 लाख में मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज सस्ती चीज मिल रही है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अपने जूते उतार के अगर आप लेसी के जूते पहने तो बता दें लेसी ने कितना पे करना है। 20 ज़रब 4, ये तो किराया पे करना है, 20 नहीं सॉरी, किराया कितने है, किराया 5.8 है, माजरत वो 20 मैंने ऊपर 5.8 ज़रब 4 पे करना है। ये किस मद में, किराए की मद में, और साथ क्या पे करना है, ना 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 चाचा, इंटरेस्ट इसमें शामिल होता है 5.8 में, क्योंकि ये देखो इंस्टॉलमेंट है, इसके आगे टुकड़े होंगे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट शामिल है। और क्या पे करना है इसके साथ, 2 कब पे करना है, एट द एंड ऑफ लीज टर्म, एट द एंड ऑफ लीज टर्म। और हमने कह दिया कि ही विल एक्सेप्ट द ऑफर, क्योंकि सस्ती चीज मिल रही है। क्लियर? आजकल आई के वैसे लिख के भी बता रहे हैं कि इट इज सर्टन दैट ही विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। ये पुराना पेपर है, लिखता नहीं था, अब लिख भी रहा है वाज़ेह तौर पे। अच्छा, अब मुझे बता दें कि किस्तें किस तरह बनेंगी। 1 जुलाई 2010, 30 जून, 30 जून, 12, 30 जून और 30 जून, जी इधर कितना आएगा, बल्कि लेसी की बात करें तो जाएगा, इधर कितना जाएगा, इधर कितना जाएगा, इधर कितना जाएगा, 5.8। ये क्या होगा, रेंटल। अब मैं रेड मार्कर पकड़ने लगा हूं जी। परचेज ऑप्शन की प्राइस कितनी, एट द एंड ऑफ लीज टर्म ये पे करनी है, एट द एंड ऑफ लीज टर्म। इसका मतलब है 30 जून 2014। किस दिन जी, बोले बोले बोले। तो अब आप मुझे बताएं जो लेसी के आउटफ्लोज हैं वो किस तरह प्लान होंगे। साल के शुरू में किस्त दे देगा, इसकी वजह से पूरा साल मशीन इस्तेमाल कर सकेगा। फिर अगले साल किस्त देगा, फिर पूरा साल मशीन इस्तेमाल करेगा। फिर अगले साल किस्त देगा, फिर पूरा साल मशीन इस्तेमाल करेगा। फिर अगले साल किस्त देगा और पूरा एडवांस का मतलब ये होता है फिर पूरा साल मशीन इस्तेमाल करेगा और ये पैसे देके अगले 6 साल भी मशीन इसके पास रहेगी। तो ये हर पेमेंट के पीछे छुपी हुई हिकमत है। ये पेमेंट देके क्या फायदा होगा, 1 साल। ये पेमेंट देके क्या फायदा होगा, इस साल। ये पेमेंट देके फायदा होगा, इस साल इस्तेमाल करेगा। ये पेमेंट देके क्या फायदा होगा, चौथे साल। और ये पेमेंट करके क्या फायदा होगा, अगले 6 साल भी इस्तेमाल करेगा। तो इसकी डिस्काउंटिंग कर लेते हैं। वर्किंग 1, लीज पेमेंट्स, इसमें आज रेंटल भी डाल दें और वो जो है ना परचेज ऑप्शन की प्राइस वो भी डाल दें, किराया भी डाल दें, परचेज ऑप्शन की प्राइस भी डाल दें। किराया देके 4 साल चलाएगा मशीन और फिर दो देके अगले 6 साल चलाएगा। तो इसका मतलब है ये सारे ही इसके आउटफ्लोज हैं। किराया 5.8 4 साल तक, और परचेज ऑप्शन की प्राइस सिर्फ एक दफा पे करेंगे जी। 25.2 वर्किंग 2 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। इधर लाओ जरा कैमरा, किसी ने नोट करना है तो ये पॉज करके नोट कर ले। बहरहाल सब टू यू, वापस ले जाओ उधर।
ले आओ भाई दे जरा। अच्छा, एडवांस की किस्तों की रिवीजन कहाँ की थी? ये आपको मैंने बताया था, जिंदगी की किसी मोड़ पे जरूरत पड़ी, इसको साइड पे रख लेते हैं संभाल के। जी कुछ याद आ रहा है? ये लेक्चर 1 था लीज का, ओवरऑल लेक्चर 9 था शायद। 80 का किराया आना था, तो कितने 80 को डिस्काउंट करने की जरूरत है और कितने 80 को एज इट इज लिख लें? भाई वो एसी चला दें जरा, एसी चला दें। जबरदस्त तरीके से चलाओ, ऑनलाइन वालों को भी हवा जाए। ओके, कितने 80 को डिस्काउंट करने की जरूरत है और कितने 80 को डिस्काउंट नहीं करना? इस 80 को डिस्काउंट, कोई एक्सप्रेशन दिया करें, हाँ ना किया करें। इस 80 को डिस्काउंट और इस 3 80 को डिस्काउंट करना है। तो ये इसको हमने एज इट इज नीचे उतार लिया था, चल तू ते थल्ले आना। बाकी जो 80 हैं वो कितने बचे? इनको 3 लाख डिस्काउंट। क्लियर? तो ये डिस्काउंटिंग की रिवीजन की थी इन केस ऑफ एडवांस। ओके, अब आप याद रखिएगा प्रेजेंट वैल्यू हमेशा यहां निकलती है 1 जुलाई 2010 पे खड़े होके, यानी लीज के स्टार्ट में। तो बता दीजिए लीज के स्टार्ट में जो मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो कितने 5.8 को डिस्काउंट नहीं करना? एक 5.8 को डिस्काउंट नहीं करना। तो कितने 5.8 को डिस्काउंट करना है? 3 5.8 को डिस्काउंट करना है। अभी 2 को छोड़ें क्योंकि ये इक्वल अमाउंट नहीं है, तो इसको इनके साथ मर्ज करके कुछ किया नहीं जा सकता, वो फिर परेशान होंगे हम खुद ही। तो ये पहले वाला 5.8 और ये अगले वाले 5.8 इंटू 1 माइनस 1.15, एक बंदा बोले 725879 रेज टू पावर -3, ये 3 5.8 हो गए, डिवाइडेड बाय 0.15725879। अच्छा, अब एक और चीज को भी डिस्काउंट करना है। वो कैसे डिस्काउंट करना है? इस 2 को। क्या ये इक्वल अमाउंट से है या सिंगल अमाउंट है? अगर सिंगल अमाउंट है तो इसको डिस्काउंट करने के लिए हम क्या करें? इसको डायरेक्ट बुलाएं या एनओटी का फॉर्मूला लगाएं? डायरेक्ट बुलाएं। कितने साल बाद ये पेमेंट होनी है जी? 4 साल बाद। तो इसको 4 साल पीछे बुलाना पड़ेगा। तो 4 साल पीछे बुलाने के लिए डायरेक्ट इसको बारों बार इसको मोटरवे पे बुला लेंगे इधर। तो अब ये देखें, जो लाइन है इसमें नंबर ऑफ 2 नहीं गिनने, उधर नंबर ऑफ 5.8 गिन रहे थे आप, प्लीज उधर नंबर ऑफ 5.8 गिन रहे थे, इधर नंबर ऑफ 2 नहीं गिनने, इधर क्या गिनने? नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप सिंपल डिस्काउंट होगा तो नंबर ऑफ ईयर्स गिनेंगे, और अगर एनओटी का था तो नंबर ऑफ 5.8 गिन रहे थे। जी बता दें, 30 14 और 1 जुलाई 10 के दरमियान कितने साल बनते हैं? 4 साल। अभी सिंगल अमाउंट को 4 साल पीछे बुलाना है, तो सिंगल अमाउंट को 4 साल पीछे बुलाना है। पहले देख लो, प्लस बोलें 2, छोड़ो पहले देखो, प्लस 2 इंटू 1.15725879 रेज टू पावर -4, इसको 4 साल पीछे बुला लिया। अब आप ग्रैंड टोटल बता दें, ग्रैंड टोटल बता दें। 20 आ रहा है, 19.9999999999 आ रहा है, तो इसको क्या करते हैं जी? 20, ये 20 खाली भी लिख सकते हैं, ऐसी पॉइंट के साथ उसने 8 लिखा है तो मैंने खूबसूरती के लिए पॉइंट दिया। तो आप कह रहे हैं इधर भी खूबसूरती के लिए 2.0 डाल दें, ठीक है डाल सकते हैं। भाई ये ढूंढो इसकी, पीछे गई है। चलें जी कहीं साइड पे ना, तो साथ वाले के रजिस्टर से कोई रफ सफा लेके ना एक और रिवीजन करें जरा डिस्काउंटिंग की। रेंटल हैं 10,000 इन एडवांस और इंटरेस्ट रेट है
10% और लीज टर्म है 12 साल। परचेज ऑप्शन प्राइस वो है जी 6000। एट एंड ऑफ लीज ही होगी ना, एट एंड ऑफ लीज ही होगी। और ये मैं फिर आगे फेयर वैल्यू नहीं उस वक्त की लिख रहा, मैं वैसे ही लिख देता हूँ ये 7। ऑफर बड़ी सस्ती है, ऑफर सस्ती है, यानी उस वक्त फेयर वैल्यू 7-8 हज़ार होगी, लेकिन ये चीज़ फिर भी हमें 6000 में मिल जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बात। तो परचेज ऑप्शन को भी मैं चाह रहा हूँ आप डिस्काउंट करना जरा सीखें। तो चलें जी, करें हिम्मत। फर्ज कर लें आज यकम जनवरी 2010 है। जी पीवी निकालनी है, नॉट बीवी, पीवी बता दें। ग्रैंड टोटल 94 ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम करो। अच्छा अब जरा विजुअलाइज करें कि आ जाओ ना यार, सेकंड लास्ट रो में आ जाओ। पिछली रो में अकेला भाई बैठा, उसको बुला लिया करें अपने पास। सेकंड लास्ट रो थोड़ी थोड़ी जगह बना दें यार। अच्छा अब विजुअलाइज करें, मैं डायग्राम नहीं बना रहा, विजुअलाइज करें। एक पेमेंट तो यकम जनवरी 10 को ही हो जानी है, एक पेमेंट तो यकम जनवरी 2000। तो 10,000 कितने ऐसे हैं जिनको डिस्काउंट नहीं करना पड़ेगा? इस वाले एक को देख रहे हैं या इस वाले एक को देख रहे हैं? अच्छा दोनों को नहीं देखना, गड़बड़ हो जाएगी। तो कितने वाले 10,000 को डिस्काउंट नहीं करना? एक 10,000 को डिस्काउंट नहीं करना। पीछे कितने 10,000 बच जाएंगे 12 सालों में? 11। तो पीवी अगर निकालनी हो तो 10,000 पहले वाला, तू इधर रुक, बाकी जो 11 10,000 हैं, बाकी जो 11 दफा 10,000 हैं उनको डिस्काउंट कर लेते हैं। 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाय 0.1। प्लस 6,000 इंटू 1.1। यार ये बात याद रखिएगा, ये एग्जैक्ट 12वें साल के एंड पे होती है, ये एग्जैक्ट 12वें साल के एंड पे होती है। हो सकता है 12 साल लीज टाइम और यूजफुल लाइफ 15 साल हो, तो फिर आखिरी 3 साल हमने खरीदने के लिए कोई ना कोई पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये क्या करेंगे, रेज टू पावर माइनस 12। तो ये एग्जैक्ट 12 साल बाद अमाउंट होगी। क्या जवाब आ गया? 862। चलें जल्दी जल्दी बताएं, गलती क्या कर रहे थे आपने? क्या गलती की थी? माइनस का साइन लगाना भूल गए थे। अच्छा ठीक है, और जी और क्या गलती हुई थी? किसकी जगह 11 की जगह 10 लिखा था। देखो ना, 11 की जगह 12 लिखा था, यानी आपने पहले वाले 10,000 को भी बुला लिया। जो बच्चा इधर खड़ा है उससे भी आवाज मारो, बेटा अबू मैं इधर। और जी और क्या गलती हुई थी? कोई गलती नहीं हुई थी, सारे फ्रिज पे बैठे हैं। चलें खता से पाक। चलें वापस आ जाए जी जिथे। वर्किंग नंबर 3, राउंडिंग ऑफ क्या लेवल यूज हुआ है? आप एक छोटा सा काम कर लें, वैसे तो कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल कोई गलती हमने नहीं की, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं आपका और जो सोल्यूशन के अंदर राउंडिंग है वो सेम यूज हो जाए। तो माजरत छोटा सा काम कर लें, बेशक आप काट के दोबारा सारा कर लें, मुझे काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5.8 इज मिलियन, मैंने भी कैलकुलेशन किसमें की है? मिलियन में। बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं, मैं पूरा सवाल इसकी बुनियाद पे कर सकता हूं। लेकिन जो मैं आपको सोल्यूशन दे बैठा हूं वो है रुपीज इन 1000 में। तो ऐसे ही आप परेशान ना हो, रिवीजन भी थोड़ी सी हो जाएगी, कोई मसला नहीं। तो इसको रुपीज इन 1000 के अंदर अगर मैं करना चाहूं तो बताएं 5.8 को 1000 में कैसे करूंगा? 5.8 मिलियन ये होता है, ये होता है। इसको अगर मिलियन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 5.8 मिलियन। और अगर इसे 1000 में लिखना हो तो 5800,000। क्लियर? तो सोल्यूशन जो आपको दिया प्रिंटेड फॉर्म में वो किसमें है? रुपीज इन 1000 में। तो कोई मसला नहीं, आप इसको सारा काट के भी कर सकते हैं। अच्छा आप बताएं, कोई मसला नहीं, वेले लोग 50 इंटू 4, 2 मिलियन या 2000? 2000। सवाल किसमें? और प्लीज इस बात पे आप आ जाइएगा, ये ना डटे रहिएगा मैं कुछ और कर रहा हूँ आप कुछ और कर रहे हो। 25
200। क्लियर? ठीक है, काट के दोबारा कर लो, कोई मसला नहीं। क्या रजिस्टर अपना? इधर रजिस्टर है, ये मसा का पेपर हो रहा है। अच्छा जी, बोले 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 बोले, इधर क्या होगा? 50 प्लस 5800, और ये क्या होगा? 2000। तो क्या आ जाएगा? 20,000। बस सिर्फ इसलिए किया है कि सॉल्यूशन में असल में 1000 में दे बैठा हूं, तो इधर भी 1000 में हो जाए, वरना पेपर में कोई हर्ज नहीं था। रुपीज इन मिलियन में भी सवाल हो सकता है। आप लोगों ने भी उसी को फुल स्टॉप को कॉमल बना के कर लिया सुस्त। अब आपने सोचा होगा ये कौन लिखेगा दोबारा? जो भी कर लिया है, वट एवर द केस में। ओके, चलें जी। अब अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की वर्किंग टू तो नहीं होती थी हमारी, वर्किंग टू तो हम इसको देते हैं। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना शुरू करें जी। डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। ऊपर लिख लें सवाल के, रुपीज इन 1000। चलें जी, अब मेरे साथ साथ ही चलिएगा, कोई अपनी राउंडिंग ना यूज कीजिएगा। बताएं जी, यकम जुलाई 2010। अच्छा, टोटल इंटरेस्ट वैसे निकालना होता है तो निकाल लिया करें, वैसे वो इतना जरूरी नहीं है। टोटल इंटरेस्ट कितने सारे सालों का? 20,000 25,200 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 5,200। अच्छा जी, व्हाट इज पीवी? 20,000। ये ना डेट एक दफा और लिखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि आज किस साल के एंड पे पे नहीं हो रही, किस साल के पहले दिन पे हो रही है, तो ये डेट 2 दफा लिखनी पड़ेगी। बता दें, ये पहले किस्तें लिखवा दें। 5800। अच्छा, ऐसे सोच भी रहे होते हैं 30 जून 11 के साल का किराया पहले दिन पे करना है ना, यकम जुलाई 10 को, और 30 जून जिन्होंने टैक्स पढ़ा होता है तो जल्दी पे कर लेते हैं, आदत होती है। 30 जून 12 के साल का किराया यकम जुलाई 11 को पे करना है, और अगले साल का किराया यकम जुलाई 12 को, और यकम जुलाई 13 को। ये हो गई 4 किस्तें। एक और चीज प्लॉट करनी है, वो भी हमारा आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो है। वो किस्तें प्लॉट करना है 30 जून 14 को। इस किस्त में डाल के 2000 लिख दें, या किस साल के शुरू में पे हो गई है, उस किस्त में डाल के तो 2000 नहीं लिखना पड़ेगा, 2000 इस किस्त में डाल के लिखना पड़ेगा, या 2000 साल बाद पे करना है। लेकिन इसके साथ 30 जून की डेट ही डलेगी, एट द एंड ऑफ लीज टर्म लॉस लिखा हुआ है, अगले साल की डेट नहीं डालनी इसके साथ। तो ये भी हमारी जेब से आउटफ्लो होगा 2000। चलें जी, 20,000 रुपए का उधार है, याद रखिएगा 20,000 का उधार है, लेकिन उतारना हमने 25,200 क्यों है? इंटरेस्ट भी है उसमें, लेट पेमेंट की वजह से। उधार प्रिंसिपल की मद में कितना है? 20,000, और आहिस्ता आहिस्ता करके उतारना कितना है? इस वजह से 5,200 हमने इंटरेस्ट देना। तो ये पहले दिन बात हुई थी। अच्छा, 20,000 रुपए वाला उधार, सारे इधर देखें, 20,000 रुपए वाला उधार कितने दिन इस्तेमाल हुआ? फिलहाल 20,000 वाले उधार पे 1 रुपया इंटरेस्ट नहीं बनता। क्यों? 20,000 का उधार था, उसमें से कितना फौरन दे दिया? 5800 उसी वक्त दे दिया। तो इसलिए सबसे पहली एहतियात ये कि आपने पहला जो किस्त हुआ करेगी, एडवांस के सवाल शुरू हो गए हैं, पहली किस्त में आपने इंटरेस्ट नहीं डाला करना, इंटरेस्ट 0 होगा। क्यों? रीजन ये देख लें, उसी दिन हम खड़े हैं। तो 20,000 किसी ने, हमने किसी से 20,000 उधार लिया, 20,000 में से 5800 उसे फौरन वापस कर दिया, यानी 20,000 की मशीन ली, 5800 फौरन वापस कर दिया। तो कितना लेट पे किया? उसी वक्त पे कर दिया, तो फिर तो इस पे इंटरेस्ट नहीं बनता। ये सबसे पहली एहतियात है बस जी। 5800 माइनस 0, 50, तो सारे प्रिंसिपल पे किया, 14,200। आगे बस वो अपना बचपन वाला तरीका चलाएं और चल से चल एंड तक पहुंच जाए।
बल्कि मुझे कैलकुलेट करवा दें ताकि ऐसा ना हो आपकी फिगर्स 1-2 रुपए से और हो, मेरी और हो, मेरे साथ साथ ही चलें। क्या है जी? राउंडिंग चेक करते रहना इधर से भी। 22 यही आपने रेट लगाया मुश्किल सा 14,200 ज़रा 15.725879 जी। 1500 माइनस 22 33 3567 14,200 माइनस 3567 कैलकुलेटर पे बाउंड के बटन दबा के लिखा गया 14,200 माइनस 3567 1,600 जी। इस पे इंटरेस्ट रेट लगाएं 16 10633 माइनस 4128 6505 कितना 1023 4 कहाँ से अच्छा 4,777 अच्छा 6505 माइनस 4,777 1728 तो ऐसे अगर किसी ने लिखवाना हो ना तो पहले सारे प्रिंसिपल लिखवा दिया करे फिर ओके 1728 इंटू 272 ओ ये क्या होता है सवाल के एंड पे ओ क्यों करते हैं हम? क्योंकि ओ ना करना ओ वाली बात है। ओके जी हजरात क्या बनाना है? एक्स ऑफ बैलेंस शीट बनानी है और नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 जून 2012 के 30 जून 2012 तो दूसरा साल बनता है। 1 जुलाई 10 30 जून 11 30 जून 12 ट्राई टू अंडरस्टैंड 1 जुलाई 10 का साल शुरू हो रहा है 30 जून 12 पे खत्म हो रहा है तो फिर दूसरा साल मांग रहा है हमसे क्योंकि 1 जुलाई 10 का साल 30 जून 11 पे खत्म हो गया और अगला साल कब खत्म होगा 30 जून 12 पे खत्म होगा। लेकिन अलॉन्ग विद कंपैरेटिव्स भी तो मांग रहा है तो कंपैरेटिव्स का मतलब है कि 30 जून 11 की भी बैलेंस शीट भी बनानी है और 12 की बैलेंस शीट भी बनानी है और नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाना है। अब हम दोनों नोट बनाएंगे राइट ऑफ यूज वाला भी बनाएंगे मैच्योरिटी एनालिसिस वाला भी बनाएंगे लेकिन इस सवाल ने मांगी नहीं हुई जर्नल एंट्रीज। पहले हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। जर्नल एंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट बट हियर आई एम गोइंग टू पास दी जर्नल एंट्रीज और ये जर्नल एंट्री जो है वो आपकी सोल्यूशन के अंदर अवेलेबल नहीं है तो नोट ही करनी पड़ेंगी जी। ईयर एंड 30 जून 2011 पहले साल की जर्नल एंट्रीज करवाएं जी। काम जुलाई 10 राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी क्रेडिट कितने से जी 20,000 से। शुरू में प्रिंसिपल के लिए अपने आप को लायबल फील किया करें या इंटरेस्ट के लिए? शुरू में प्रिंसिपल के लिए अपने आप को लायबल फील किया करें। कॉलेज आते या प्रिंसिपल साहब की तरफ अपने आप को लायबल फील करते हैं। अच्छा जी यहां से बात याद रहेगी राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट छेक के रखें इसी रेट को। दूसरी एंट्री 1 जुलाई 10 लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट
जी कितना 5 जी। ये वाली पेमेंट ये वाली पेमेंट हमारे साल हुई है या अगले साल के पहले दिन? हमारे साल 12वें महीने के आखिरी दिन या अगले साल के पहले दिन? अजीब सी बात करूं, 12वें महीने के आखिरी दिन या 13वें महीने के पहले दिन? 13वें महीने के पहले दिन, ठीक है। तो 12वें महीने के आखिरी दिन ये पेमेंट नहीं हुई, इसलिए इस पेमेंट को हम यहां नहीं डाल सकते, कैश क्रेडिट और नहीं कर सकते। कैश तो क्रेडिट किस साल करेंगे? अगले साल करेंगे। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें, डेप्रिसिएशन तो चार्ज करनी है, साल का इंटरेस्ट बुक कर लें, बुक रिकॉर्ड कर लें साल का इंटरेस्ट। अच्छा एक बात बताएं जी, ये बात बताएं, एक बात बताता हूं, एक बात आपसे कर रहा हूं। ये दिसंबर का महीना है, दिसंबर का महीना बिजली आपने इस्तेमाल की, लाइटें जलाई, बिजली का बिल पाकिस्तान में आप 3-4 तारीख को फर्ज करें जनवरी में पे करते हैं, अगले साल आप जनवरी में आपने 12,000 रुपया बिल पे किया, इस्तेमाल की इस साल, पे किया अगले साल, लेकिन मेरे ख्याल से तो आप बुक कर लेते थे इलेक्ट्रिक, क्योंकि इस साल इसे 1 दिसंबर को आपने कारोबार शुरू किया, कारोबार शुरू करते ही साल का एंड आ गया। लोग कारोबार शुरू करते हैं, कारोबार चल पड़ता है, हमने कारोबार शुरू किया, साल का एंड आ गया। तो कारोबार शुरू करते ही साल का एंड आ गया, तो इस 1 महीने में बिस्किट बेचे होंगे, बोतलें बेची होंगी, उसके पैसे दराज में पड़े होंगे, वो होगी हमारी सेल। उस सेल में से बिजली का बिल माइनस नहीं करेंगे तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन होगी। यही तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट सिखाता था, मैचिंग कॉन्सेप्ट सिखाता था कि अगर 1 महीने आपने बोतल बिस्किट बेच के दराज में पैसे पड़े हैं तो उसमें से बिजली का बिल पे करने का इंतजार ना करो, बिजली इस्तेमाल कर ली तो 31 दिसंबर को जाओ, मीटर देखो, मीटर रीडिंग देख के यू कैन योरसेल्फ कैलकुलेट बिल। हाँ, बाबडा के बिल आने का वेट ना करो, आप 31 दिसंबर की रात को एंट्री करके ही जाओ। क्या एंट्री करके जाओ? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट पेएबल टू बाबडा क्रेडिट। इसको क्या कहते हैं? बुक किया या पे किया? अगले साल जब पे करेंगे तो पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। तो बताएं बिजली का बिल हमारे साल के दिसंबर का किस साल पे किया जाता है? अगर मैं दिसंबर ईयर एंड लूं, अगले साल जनवरी में पे किया जाता है, दिसंबर की रात को इसे बुक किया जाता है, बुक किया जाता है। इसी तरह आप एक और उल्टी चीज भी पढ़ते थे, सेल वाली। 29 दिसंबर को चीजें बेच दी होती थी, पैसे नहीं आते थे, तो आप कहते थे नहीं फिर भी डेटर डेबिट कर लो, सेल क्रेडिट कर लो। क्लियर? तो भाई इसी बुनियाद के ऊपर आप मुझे बताएं, 1 जुलाई 2010 साल का पहला दिन है, 1 जुलाई 2010 साल का पहला दिन है। साल के पहले दिन यहां पे खड़े होके बताएं, सुबह 9 बजे जब मशीन आपके प्रेमिसेस में आई तो आप पे कितना उधार पड़ गया? 9:05 पे आपने 58 यूनिट उतार दिया। अब कितना उधार आप पे रहा? आप 14,200 उसने आके 2 जुलाई को मांगा, आपने कहा नहीं अभी नहीं। 3 जुलाई 2010 को आके उसने मांगा, आपने कहा अभी नहीं। आप उसे लटकाते रहे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, मई, जून 30 जून तक आप उसे लटकाते रहे, हत्ता कि 30 जून को भी वो 14,200 मांगने आया, आपने नहीं दिया। आपने कहा माहदे में लिखा ही नहीं हुआ। तो साल आपने उसका उधार तो इस्तेमाल किया। हाँ, वो ट्रांजेक्शन्स ऐसे स्ट्रक्चर हो गई हैं कि आपको हमारे साल का इंटरेस्ट नजर अगले साल के पहले दिन पे होता हुआ आ रहा है। ये इंटरेस्ट अगले साल का एडवांस में पे नहीं हो रहा, ये हमारे साल का बिजली का बिल अगले साल के पहले दिन जिस तरह पे होता है उस तरह की कोई सिनेरियो है। तो ये इंटरेस्ट रिलेट कितने अरसे से करता है, इसके दरमियान देख लें कौन से महीने, इसके दरमियान सारे हमारे साल वाले महीने। हमारा साल कौन सा है शहजादो? 30/11। हमारा साल कौन सा है? 30/11। जब हमारा साल 30/11 को एंड हो रहा है तो 30/11 के साल का इंटरेस्ट 30/11 की रात को पे कर रहे हैं या 1 जुलाई 11 की सुबह? ये 1 जुलाई 11 के साल यानी अगले साल का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या हमारे साल का लेट करके पे कर रहे हैं? क्योंकि ट्रांजैक्शन ऐसे स्ट्रक्चर हुई है ना, लीज एग्रीमेंट में लिखा हुआ है किराया अगले साल पे होगा, जब अगले साल पे होगा तो उसमें इंटरेस्ट डाल के हम पे कर देंगे, फिर हमारे साल का भी। तो बता दें ये 2233
किस साल का इंटरेस्ट किस साल पे हो रहा है। जैसे आप 2 जनवरी को जाएं और 2 जनवरी को जाके लाइन में लगे हों और 2 जनवरी को लाइन में लग के बिल जमा करा रहे हो, पीछे वाला पूछे यार किस महीने का है, आप अपने धुन में मगन हो, यार जनवरी का है, सारे लोग लाइन में से आपको, ओ भाईजान 31 जनवरी नहीं आई अभी, हाँ मैं दिसंबर का बिल जमा कराने आया हूं, आज 2 जनवरी है, मैं दिसंबर का बिल जमा कराना। तो 2 जनवरी को अगर आप खड़े होके वहां कह दें, ऊंची ऊंची ऐलान करें मैं जनवरी का बिल जमा कराने आया हूं, तो जूते पड़ेंगे। भाई कह रहे सीए कर रहा हूं और देखो बातें कैसी कर रहे हैं। तो 2 जनवरी को खड़े होके किस तारीख का बिल जमा करा सकते हैं पाकिस्तान में? दिसंबर का बिल जमा करा सकते हैं। तो बताएं, चुप कराए नू। तो 1 जुलाई 11 को खड़े होकर हम किस साल का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? और अगली बात बताएं, वहां बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, यहां मशीन साल इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके पैसे नहीं दिए। इवेंट भी होता है ना, बैक एंड लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी होती है, पीछे इवेंट होता है। क्या 1 जुलाई 10 से 30 जून 11 तक वो पैसे मांगता था 14,200, लेकिन हमने उसका उधार लटका ही रखा, 14,200 में से 1 रुपया पे नहीं किया। तो 14,200 कितने महीने इस्तेमाल किया? 12 महीने इस्तेमाल किया, और उसका इंटरेस्ट 30 जून 11 की रात की बजाय 1 जुलाई 11 की सुबह पे कर दिया। लेकिन इसे बुक तो कर लें, अभी रिकॉर्ड कर लें इसको। बड़ा रोला है यार तूने। अच्छा 30 जून 11 इंटरेस्ट बुक करें जी। एक बार याद रखिएगा भाई, लीज अगर चल रही है ना तो इंटरेस्ट आपने रिकॉर्ड करना ही करना है, ये नहीं कि इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना छोड़ दें। तो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, पे अगले साल करना पड़ेगा, फिलहाल पेएबल बुक कर लें, इंटरेस्ट डेबिट पेएबल क्रेडिट की तरह को एंट्री कर लें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, लीज लायबिलिटी इंटरेस्ट पेएबल डबल टू। अब ये ना जरा बारीक बीनी से डेट ये वाली भी देख लें और जहां से ये उठाया वो भी देख लें, ये बात थोड़ा ध्यान रखा करना है। 30 जून 11 को इंटरेस्ट बुक करेंगे जो इंशाल्लाह अगले साल के पहले दिन पे कर देंगे। अच्छा जी आगे बढ़ें जी। 30 जून लीज लायबिलिटी कितनी यार, अगला साल शुरू नहीं किया यार ओके। अच्छा 30 जून 11 डेप्रीसिएशन की डिस्कशन जरा। हाँ जी भाई, सवाल साइलेंट नहीं है, 4 साल और 10 साल लिख के सवाल खामोश नहीं है। सवाल पॉइंट 5 के अंदर चीख के पुकार रहा है कि मैंने एसेट को सस्ता बाजार से की बनिस्बत खरीद लेना है, बाजार से 3 मिलियन का मिलना है, मैंने 2 मिलियन का खरीद लेना है, तो एसेट सस्ता मिल जाएगा। तो जब एसेट सस्ता मिल जाएगा तो इट मींस कि मैं एक्सेप्ट करूंगा ऑफर, तो फिर ये कल वाला केस 2 बनता है। कल वाला केस 2 बनता है, अगर जाके आप रिवाइज करते हैं रोजाना का रोजाना, तो कल वाला केस 2 बनता है जिसमें सस्ती चीज मिल रही थी तो हमने खरीदना पसंद की थी। अब अगर मैं खरीद लूंगा तो फिर अगले 6 साल भी मेरे पास ही रहेगा, तो इसलिए आप कितने साल पे डिप्रिशिएट करूं? 10 साल पे। कम्युलेटेड डिप्रिसिएशन जी 20,000 अभी सही मुझे पता है, मैंने इसको 10 साल इस्तेमाल करना है जी। 2000 अच्छा तो बोले ऑनरशिप बोले विल, ऐसे समझने के लिए लिख रहा हूं, ऑनरशिप विल ट्रांसफर बाय पेइंग प्राइस पे करनी पड़ेगी ना, बाय पेइंग प्राइस, देयरफॉर वी विल डेप्रिशिएट ओवर यूजफुल लाइफ, इसलिए हम यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएट। शॉर्टर का रूल कब होता? जब सवाल पढ़ के लग रहा होता कि ओनरशिप ट्रांसफर, अभी तो ओनरशिप ट्रांसफर होनी है, इसलिए यूजफुल लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट करेंगे। 22 क्या नहीं, तो प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली है ना, तो वो ये वाला 2000 इसमें डाल के 2500 आया, फिर उसी को डिस्काउंट करके ये 20,000 निकाला, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाली है। ओके आप बेशक गलत करें, एंट्री सही करें, अगले साल की ट्राई करें जरा अगले साल की एंट्रीज। पहली वाली एंट्री जरा मजे की होगी, बाकी दो एंट्रीज आप कर लेंगे, पहली वाली एंट्री जरा सही तरीके से करनी है।
डन। अच्छा भाई, वो जो लाइन नहीं लगानी होती है ना, उसकी प्लीज अभी आदत ना डालें। लाइन सिर्फ तब लगाएंगे जब बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी मालूम करनी हो और जब मेच्योरिटी एनालिसिस बनाना हो। बस बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी मालूम करनी हो, मेच्योरिटी, उससे पहले लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, ईयर एंड 30/12 जी हजरात, क्या अगले साल एसेट खरीदेंगे, दोबारा लीज पे लेंगे? अगले साल एसेट दोबारा लीज पे नहीं लेंगे, लेकिन यकम जुलाई 2011 को पेमेंट होगी, किराया पे करेंगे। कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी। अब इस एक्सपेंस को दोबारा डेबिट नहीं कर सकते। एक्सपेंस को अगर दोबारा डेबिट कर दिया तो इसके दो नुकसान आते हैं। पहला नुकसान ये कि एक्सपेंस पिछले साल डेबिट हो चुके हैं, दोबारा डेबिट हो जाएगा। और दूसरा ये कि अगर एक्सपेंस को दोबारा डेबिट कर दिया तो ये पेएबल फिर कब पे होगा? इस पेएबल को भी तो पे करना है, इसलिए इस पेएबल को खत्म करना पड़ेगा। तो लीज लायबिलिटी डेबिट 3567। और ये जो बुक किया हुआ था इंटरेस्ट, इसको पे करने का टाइम आ गया। इंटरेस्ट पेएबल डेबिट जी 2223 और कैश क्रेडिट 5800। आगे तो बिल्कुल मिलती जुलती एंट्रीज हैं, तो कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, अब ना थोड़ा सा विजुअलाइज करें। 30 जून 12 के साल का इंटरेस्ट कैसे ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर हुई है देखे बगैर। 30 जून 12 के साल का इंटरेस्ट 30 जून 12 की रात को पे हो जाएगा? वैसे ऐसे ट्रांजैक्शन चल रही है कोई? तो 30 जून 12 के साल का इंटरेस्ट पे कब होगा? वैसे 30 जून 12 के, जैसे बिजली का बिल दिसंबर का जनवरी में पे होता है, उसी तरह सोचा करना है। 30 जून 12 के साल का इंटरेस्ट यकम जुलाई 12 तो अगला साल है, यकम जुलाई 12 को पे होगा। इस तरह सोच के यकम जुलाई 12 की डेट ढूंढनी है और यकम जुलाई 12 की डेट के सामने आपने डायरेक्ट जाके इंटरेस्ट ढूंढना है। जी बताएं, 30 जून 12 के साल का इंटरेस्ट, जून का बिल जून में पे होगा या अगले साल जुलाई में? तो जून का इंटरेस्ट 30 जून 12 को पे होगा या यकम जुलाई 12 को? यकम जुलाई 12 को। लेकिन फिलहाल बुक कर लें, रिकॉर्ड कर लें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, एब्रीविएशन नहीं पेपर में यूज करनी है, पूरा लिखना है। कितना? 1672। डिप्रिसिएशन डेबिट जी कितना? 2000। चलें जी, जुबानी बता दें अगले साल की एंट्रीज। जुबानी यकम जुलाई 12, जुबानी अगले साल की यकम जुलाई 12 क्या एंट्री होगी जी? कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, ये एंट्री हो जाएगी। दोबारा बोल, कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट। अच्छा, अब अगला साल होगा 30 जून 13 के साल का इंटरेस्ट। 30 जून 13 का बिजली का बिल जून में ही पे हो जाएगा? नहीं, जुलाई में। तो 30 जून 13 के साल का इंटरेस्ट जुलाई में पे होगा। तो फिर अबू बकर उसको ऊपर कर दो। 30 जून 13 के साल का इंटरेस्ट 30 जून 13 की रात को पे हो जाएगा या यकम जुलाई 13 की सुबह पे होगा? तो अगले दिन पे, तो यकम जुलाई 13 वाला इंटरेस्ट उठा के क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट और डेबिट डेबिट क्रेडिट। अच्छा, बैलेंस शीट में आपको लाओ इधर, बैलेंस शीट में आपको नई चीज आएगी। नई चीज क्या आएगा बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में हमने एक नई एंट्री की है ना आज, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट पेएबल पिछले 2-3 दिनों से क्यों नहीं आ रहा बैलेंस शीट में? इंटरेस्ट पेएबल, हाँ, इससे पहले किस्त साल के एंड पे हो जाती थी। तो जब किस्त साल के एंड पे हो जाती थी तो उसमें इंटरेस्ट भी डाल के पे हो जाता था। लेकिन अब बैलेंस शीट का सवाल जब सॉल्व कर रहे होंगे तो बैलेंस शीट में एक चीज नहीं आएगी, उसका क्या नाम होगा? इंटरेस्ट पेएबल। बाकी सब उसी तरह होगा। चलें जी, बीटीएल, एमटीएल, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बना देते हैं, मांगी नहीं भी सवाल ने। स्टेटमेंट ऑफ फॉर ईयर एंडेड 30 जून 12 लिख देते हैं, फिर 11 उसमें खुद ही आ जाएगा।
बैग ले आते हैं, कैलकुलेटर और कॉपियाँ उसमें खुद ही आ जाएंगी, डालनी पड़ेंगी। अच्छा चलें जी, 30 जून 12, 30 जून 12 और 30 जून 11, 30 जून 11, 30 जून 12। डिप्रिसिएशन ये आप पहले लिखते होते हैं नंबर लेने के लिए, ठीक है, कोई मसला नहीं। इसमें भाई अब आपकी थोड़ी सी टेंशन चाहिए। अब आपने जनरल एंट्रीज तो कर ली ना, वो छोड़ें, अब आप खुद डायरेक्ट सोचें। अगर सवाल एरियर का होता तो 30 जून 11 का इंटरेस्ट 30 जून 11 की डेट के सामने नजर आ जाता। बोले अगर सवाल एरियर में किस्तों का होता, एरियर एडवांस में नहीं, एरियर में किस्तें होती, तो 30 जून 11 के साल का इंटरेस्ट 30 जून 11 वाली किस्त में नजर आ जाता। लेकिन अभी 30 जून 11 वाला इंटरेस्ट 30 जून 11 को बुक करेंगे, पे यकम जुलाई, जून का बिल जुलाई में पे करेंगे, लेकिन रिकॉर्ड जून में करेंगे, तो जून तक का इंटरेस्ट जून में बुक करना है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस तो डेबिट करना ही है ना। आप जरा सोच के बता दें, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में कोई लाइन नहीं लगाने की जरूरत नहीं, लाइन जब लगानी होगी मैं बताऊंगा। मुझे बताएं 30 जून 11 के साल का इंटरेस्ट मैंने जाके ढूंढना है, 30 जून 11 की तारीख को तो मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाऊं, मुझे नहीं मिलेगा, तो 30 जून 11 की तारीख के बजाय किस तारीख के सामने मिल जाएगा? तो बिजली का दिसंबर का खर्चा जनवरी में पे हो जाता है, तो इसी तरह जून का इंटरेस्ट जुलाई में पे हो जाता है, तो जून में बुक करना है। 30 जून 11 वाला इंटरेस्ट जाके कहां ढूंढूं? डायरेक्ट इस फिगर को उठा के बाहर लिख देना है। पहले सोच के जाने डेट कैसे सोच के जाना है, दोबारा सुन लें। क्या तारीख है साल के एंड की? 30 जून 11। क्या इसका इंटरेस्ट 30 जून 11 की रात को पे होगा या अगले साल के पहले दिन? बोलें 30 जून 11 की रात को पे होगा, अगले साल के पहले दिन? अगले साल के पहले दिन। तो यकम जुलाई 11 वाला इंटरेस्ट उठाएं, कितना? 2233, वही जो खर्चा हमने यहां डाला था, ये P&L में चला जाता है। अच्छा, अब किस डेट को घूरेंगे आप? 30 जून 12 का इंटरेस्ट 30 जून 12 की रात को पे होगा या अगले दिन पे होगा? अगला दिन कौन सा होता है वैसे? यकम जुलाई 12। यकम जुलाई 12 की तारीख ढूंढे इधर, ये तो 167। चलें, ये P&L बन गया। उसी तरह होगी लाइबिलिटी, डेबिट, इंटरेस्ट, डेबिट, कैश, क्रेडिट। आखिरी साल की एंट्रीज हमारे स्कोप में नहीं है वैसे, वही लीज लाइबिलिटी, डेबिट, इंटरेस्ट, डेबिट, कैश, क्रेडिट, फिर वो एसेट आपको ट्रांसफर हो जाते हैं एंड पे, उसकी एंट्रीज हमारे सिलेबस में नहीं है। नहीं, एट द एंड ऑफ लीज, ये देखो 0.5 उसने वाज़ेह लिख दी है, क्योंकि ये किस्त नहीं है ना, ये किराया नहीं है। क्या चीज? शुरू से ही लीज लाइबिलिटी, हाँ शुरू से ही, ये देख लो लीज पेमेंट का पार्ट बनाया इसका। भाई किसी को कंफ्यूजन ना आए, असल में मेन कॉन्ट्रैक्ट लीज का है, तो ये जो परचेज करने हैं ना, पैसे परचेज करनी है चीज, इसको भी लीज का पार्ट बना के ऊपर डील करें, कोई अलग से डील नहीं करें, क्योंकि ये मेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हमारा। तो सब्सिडरी कॉन्ट्रैक्ट मेन की वजह से अपनी हैसियत लूज कर जाता है, तो वह लीज की किस्तों के मद में ही हमने ये किस्त भी समझ लो डाल दी है। ओके, आगे चलें जी। MTL, स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन 30 जून 12 जी। पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहले हमने उसमें देखा था नॉन करंट एसेट्स में पीपी वगैरह के साथ, इंटेंजिबल के साथ राइट ऑफ यूज आ रहा था। तो राइट ऑफ यूज बताएं जी। पहले ऐसा करें ना, पहले 1 साल की बना लेते हैं, फिर 30 जून 12 इधर बाद में लिखूंगा, 1 साल की पहले बना लेते हैं। तो 30 जून 11 में कॉस्ट के एसेट की जी 20,000 और डेप्रिसिएशन 2,000, कॉस्ट और अकम्युलेशन 2,000, कितना आ गया जी?
18,000। चले आगे, नॉन करंट और लीज लायबिलिटी। अभी आप कोई नई चीज मत डालो। करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी, करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। जी अभी कोई नई चीज ना डालो, फिलहाल पुराने तरीके पे चलें। जी साल कौन सा है? 30 जून 11। 30 जून 11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 30 जून 11 की पेमेंट के नीचे 30 जून 11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 30 जून 11 की पेमेंट के नीचे 30 जून 11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 30 उत्ते देखो 30 जून 11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 30 जून 11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। अब हम यकम जुलाई 11 की वाली पेमेंट के नीचे लाइन नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पे खड़े होंगे तो ये भी पेबल है। इसके नीचे अगर गलती से लाइन लगा दी तो ये भी फिर पे हो गया। ना 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 पुत्र। तो आप बताएं 30 जून 11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए कहां पे लाइन लगाएं? इस साल की पेमेंट के नीचे। इस साल की पेमेंट बहुत जल्दी होगी, है सूरज चढ़ते ही हो गई थी साल की पेमेंट। क्लियर? अगर गलती से 30 जून 11 के नीचे लाइन लगाते लगाते इस पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी तो इसका मतलब होगा कि ये भी पे इसी साल हो गया है। हालांकि आप जरा सोच के यहां खड़े होके देखें। रशीद इधर आ, इधर खड़ा हो। जी मैं आया। आप इधर खड़े होके देखें तो ये भी पेएबल है, ये भी पेएबल है। तो इसलिए इसके नीचे लाइन नहीं लगानी। 30 जून 11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाने का क्या मतलब है? यकम जुलाई 10 वाली जो पेमेंट हुई है, जो भी लेटेस्ट पेमेंट हुई है, उसके नीचे क्या लगा दें? जी 30 जून 11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है। ये तो एक दिन बाद की पेमेंट है। तो क्या आप एग्री करते हैं 30 जून 11 को अभी ये सारे पेएबल्स हैं? अब अगली चीज बता दें, 30 जून 11 के साल के लिए जो करंट पोर्शन होगा वो कौन सा होगा? बस ये एक ही पेमेंट होनी है अगले साल, बल्कि अगले साल में भी पहले दिन ही हो जानी है। तो ये एक साल के आगे आसान है, आगे कोई मसला नहीं। ये ब्लू मार्कर से, चलो ब्लू से कर लेते हैं। ये एक साल के अंदर अंदर पे हो जाने, करंट पोर्शन में चला जाएगा, और ये सारा नॉन करंट में चला जाएगा। साल कौन से? 30 जून 11। करंट पोर्शन क्या है? 30 जून। साल कौन से? खड़े किस दिन है? 30 जून 11 को। करंट पोर्शन क्या है? 30 जून। 30 जून 12 में सिर्फ यही पेमेंट है। जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनको तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। ये 13 के साल की पेमेंट है, 30 जून 13 की। 30 जून 12 के साल में यही पेमेंट है। वैसे भी यार जब एनुअल कराया होता है तो एक ही किस्त जो है करंट पोर्शन में जा सकती है ना। जब एनुअल कराया हो, सेमी एनुअल की बात नहीं, तो एक ही किस्त करंट पोर्शन में जा सकती है। तो बताएं ये 30 जून 11 के साल के करंट पोर्शन ये हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये जो लीज लायबिलिटी है ना, इसमें कोई ऐसा टेंशन प्रोग्राम नहीं है और ना कोई सोचने वाली ज्यादा बात है। तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी। जो करंट पोर्शन है वो एक पेमेंट आ गई, बाकी सारी किसमें चली गई? या इन तीनों को टोटल नहीं करना तो वो 10633 भी यही आ रहा होगा। चलें जी बताएं करंट पोर्शन 35,10633। अभी एक लाइन मैंने और डालनी है, उसको छोड़ें, अगले साल की बैलेंस शीट पहले यहां तक बना लें। AFC वालों ने F1, 2 और 3 उठाया हुआ है।
वो FR1 पढ़े हैं और कॉस्ट पढ़े हैं और इंट्रो पढ़ी नहीं हुई। लेवल चेक करें। टीचर कह रहे हैं FIFO, वो पूछ रहे हैं क्या। टीचर कह रहे हैं एसेट डेबिट, वो पूछ रहे हैं क्या। लेवल कॉस्ट। ओके, ओके जी, आगे बताएं। 30/2012, 30/2012, 20 - 2 - 2, 16,000। शिजादे इधर आ जा। काला क्यों हो गया तुम? अच्छा, 30 जून 12 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 30 जून 12 के साल के पेमेंट के नीचे 30 जून 12 के साल में पेमेंट कब हुई है? 30 जून 12 को हुई है या साल के शुरू में ही होगी थी? नहीं, लाइन लगानी पड़ेगी। तो 30 जून 12 के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाने का मतलब ये नहीं कि एक दिन बाद वाले की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, क्योंकि 30 जून 12 को खड़े होकर 1 जुलाई 12 वाला स्टिल पेएबल होगा। 30 जून 12 पे खड़े होंगे तो ये स्टिल पेएबल होगा। तो 30 जून 12 के साल में कोई पेमेंट ढूंढे, ये वाली पेमेंट है। कितने लोग कहते हैं हमने नहीं सोचा था, हमने बस लाइन जहां लगी थी अगली जहां लगा दी थी। अच्छा, तो आप बताएं 30 जून 12 के साल के लिए करंट पोर्शन 30 जून 13 का साल है। 30 जून 12 के साल के लिए करंट पोर्शन कौन से? 30 जून 13 का साल, तो ये पेमेंट बन रही है बस, क्योंकि ये तो बहुत आगे चली गई। 30 जून 13 के साल में ये पेमेंट है, ये करंट में चली जाएगी और ये वाली नॉन करंट में चली जाएगी। असल में वो जो पहले दिन आपको बताया था, ये करंट हो गया और ये नॉन करंट हो गया जी। 416505। ओके, एक नई चीज आया करेगी भाई बैलेंस शीट के अंदर। P&L के अंदर कुछ नहीं नया आएगा, ठीक है, क्योंकि चीजें वही हैं। राइट ऑफ यूज ने इधर जाके अंडे देने भूल गया हुआ था और लीज लायबिलिटी ने इधर जाके इंटरेस्ट देने। तो अब भाई एक नया लाइन आइटम आएगा, इसे कहते हैं लाइन आइटम। एक दिन लफ्ज़ यूज हुआ था लाइन आइटम, इसे कहते हैं लाइन आइटम। नई लाइन ऐड हो रही है, आइटम है पूरा ये, इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल। क्लियर? अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, अब लाइन की जरूरत नहीं। लाइन सिर्फ किसके लिए है? लीज लायबिलिटी के लिए। किसके लिए? लीज लायबिलिटी। बाकी जितनी भी चीजें हैं ना, आपने डेट्स रूट्स देख के खुद ही जज किया करनी है। लाइन सिर्फ लीज लायबिलिटी के लिए हम लगाते हैं। ओके, अच्छा, 30 जून 11 का इंटरेस्ट अगर तो 30 जून 11 को पे हो गया ना, तो फिर तो पेएबल में आना ही नहीं चाहिए। सही है? अगर 30 जून 11 का इंटरेस्ट 30 जून 11 को पे हो गया ना, तो फिर तो पेएबल में वो तब पे होता जब किस साल के एंड पे कर रहे होते। 30 जून 11 के साल का इंटरेस्ट 30 जून 11 को, जून का बिल जुलाई में, 30 जून 11 के साल का इंटरेस्ट जून में पे हुए या अगले साल अगले दिन जुलाई में? तो अगले साल पे होने का मतलब है हमारे साल क्या था? पेएबल था। कितना आ गया जी? 2233। दोबारा सोचें, किस दिन खड़े हैं? 30 जून। तो 30 जून 11 का इंटरेस्ट 30 जून 11 को क्यों नहीं पे हो सका होगा? उधर देखे बगैर बताएं। 30 जून 11 का इंटरेस्ट क्यों नहीं 30 जून 11 को पे हो सका होगा? क्योंकि किस साल के एंड पे नहीं कर रहे? अगले साल पे कर रहे हैं। तो अगले साल का पहला दिन कौन सा है? तो ये वहां से पेएबल उठा रहे। 30 जून 12 के साल का इंटरेस्ट 30 जून 12 की रात को पे नहीं हुआ होगा, बल्कि अगले जी बोले 16 ये देख लें आज के की पॉइंट्स। ये और ये भी तरह सोचना पड़ा था। 30 जून 11 की डेट के सामने नहीं मिला था। और ये मैंने रेड से हाईलाइट किए हैं। ये चीजों पे बस हमने थोड़ा सा फोकस किया, बाकी पुरानी चीजें, बाकी सारी पुरानी चीजें। और है एक ही चीज जो बार बार आ रही है, इंटरेस्ट पेएबल।
2 मिनट की खामोशी इख्तियार कीजिए। क्यों, क्या हो गया है? ओके चलें जी, राइट ऑफ यूज वाला नोट मैं आपको दिखा देता हूं, इसे ज़ियारत कर लेते हैं। जी, मिरेकल टेक्सटाइल लिमिटेड, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 12, राइट ऑफ यूज एसेट्स। पहले मैं बनाऊंगा किस साल का नोट जी? 30 जून 11 का। ओके बताएं जी, 30 जून 11 का साल शुरू कब हुआ था? यकम जुलाई। तो यकम जुलाई 10 को तो हमारे पास एसेट सुबह सुबह था ही नहीं, वो 9 बजे बैंक खुला होगा तो लिया होगा। तो यकम जुलाई 10 को तो हमारे पास एसेट था ही नहीं। सुबह जब 6 बजे 5 बजे नमाज पढ़ने जा रहे थे तो उस वक्त कौन सा लीज एसेट था हमारे पास? कोई नहीं था। तो यकम जुलाई 10 को ओपनिंग कॉस्ट 0। नया कितने का आया? एडिशन 20,000। वो जो पीवी आई थी 20,000। तो 0 + 20 कितने का हो गया जी? 20,000। जिस तरह ओपनिंग कॉस्ट नहीं है तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन भी नहीं है। पहले साल कितना डेप्रिशिएट हुआ? 2,000। तो अकोमोडेशन का कैरी डाउन, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरी डाउन बीवी 18,000। क्लियर? अच्छा अगला साल बताएं जी। सीधी तू बन जा बीडी। हाजिर जनाब। सीधी तू बन जा बीडी। 30 जून। अच्छा इस साल तो, अगले साल तो हमारे पास एसेट पड़ा हुआ था ना, और अगले साल उसकी अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन भी पड़ी हुई थी, और अगले साल नया एसेट नहीं लिया। ये बीडी ही सीडी क्यों है? एडिशन नहीं है। ठीक क्लियर? और 2,000 ये हो गई, इसमें 2,000 और डालें इस साल की। देखें जरा लूट मचने लगी है। कितने हो गई? 4,000। बीवी लिख दें। ओके 16,000 इज बुक वैल्यू और राइट ऑफ यूज एट द एंड ऑफ लीज, सॉरी एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। लीज तो भी बाद में एंड होनी है। ओके ये देखें जी, वही बना हुआ है। ये था असल जादू। अच्छा चलिए वापस मैच्योरिटी एनालिसिस। अच्छा ये जो सारी चीजें हम कर रहे होते हैं ये यूजर्स को तो समझ आ जाएगी ना? अब सारी यूजर को, डॉक्टर साहब ने इसकी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं तो उन्हें ये समझ आ जाएगा ना ये क्या, ये किसके लिए कर रहे हैं हम ये? तो डॉक्टर साहब को मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड का मतलब समझ आ जाएगा ना कि ये इंस्टॉलमेंट है, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आ जाएगा समझ। तो ये कौन से यूजर्स होते हैं जिनके लिए हम बना रहे होते हैं? जिनमें इंटर क्लास में पढ़े थे ना यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नहीं किसके लिए बना रहे हैं? बनाने वाले को भी समझ नहीं आ रही। नहीं पता होना चाहिए जी। बताएं जी। मिरेकल टेक्सटाइल नोट्स टू दी, याद है ये 50-60 सफ़ों के होते हैं नोट्स, ये तो दिखाए थे। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीपी का नोट भी इसमें होता है, इंटेंजिबल्स का नोट भी हमने बनाना सीखा हुआ है, लीज का भी नोट होता है फॉर ईयर एंडेड। फिलहाल पहले साल का बनवाएं जरा, 30/6/2011। नहीं राइट ऑफ यूज तो हो गया ना, वो मैंने तो दिखा दिया। मे बी नोट नंबर 7 लीज 7.1 में मुझे पता है पेपर में भी आपने ये लिखा है इंग्लिश। फिर आगे ये भी लिखाइएगा, लिख लो पेपर में लिख के आइएगा। एनुअल इंस्टॉलमेंट्स आर पेएबल इन एडवांस। परचेज ऑप्शन प्राइस वाली बात भी लिख के आनी है, सवाल से उठा के लिख दें। और इंटरेस्ट रेट इज इतना। बहरहाल इस सवाल के सोल्यूशन में दी हुई इंग्लिश देख लीजिएगा। 7.2 मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स या कैश फ्लो, जो मर्जी। ओके इस साल की हमने हेडिंग बनाई है
30 जून 11 की। तो 30 जून 11 की पेमेंट ढूंढे, 30 जून 11 की को पेमेंट ढूंढे। 30 जून 11 के साल में ये पेमेंट हुई है, ये वाली 30 जून 11 के साल में ये पेमेंट हुई है। मैच्योरिटी एनालिसिस और बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी मालूम करने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। आगे भाई अब आपको पता है हमें मजा आता होता है। अच्छा साल कौन से बोले? 30 जून 11। आप जरा अटेंटिव रहना है, अटेंटिव रहना है। 30 जून 11 है, 30 जून 12 एक साल के अंदर अंदर, 30 जून 13 है ये, 30 जून 13 के साल का पहला दिन है। 30 जून 13 एक साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, 30 जून 14, 30 जून 14 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर। शहजादा खड़ा है, 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर। मुझे भी बिठा लो, अंदर 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 अंदर, ये फील करें, अंदर अंदर। बोले 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 1 साल के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद 3 साल के, इशारा देखें, 3 साल के अंदर। तो भाई ये गलती नहीं करनी जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है। अब कितने लोग कह रहे हैं मैं टैक्स ही पढ़ने चला जाता हूं। अच्छा जिन्होंने टैक्स पढ़ा है तो उनको तो वाजे पता है ये टैक्स ये 2014 की पहली तारीख है और ये आखिरी तारीख है, ठीक है। तो ये तीसरे साल के अंदर अंदर है, इसको बाहर निकाला तो वो बाहर निकाल देगा, फिर आप बुरा मनाते हैं पेपर में से बाहर निकाल दे। अच्छा तो ये जरा थोड़ा सा आज एक चीज जबरदस्ती सीखी, बना देंगे हम। लेस देन, और आपको तो लेवल है, आपने 15-15 साल वाले सवाल किए हुए हैं। वो कैसे हुए हैं छोड़े, किए तो हुए हैं ना, ये तो किसी को कहते हैं 15-15 साल के सवाल किए हुए हैं, ये 3 सालों का सवाल देखे हमें तो जी। लेस देन 1 ईयर, कौन सा वाला? इसको घुरे घुरे घूते क्यों है, प्यार से देख लिया करें। अच्छा ये कौन सा साल वाला होगा यार? ये तरह मैं रेड मार्कर से लिख रहा था कल, पेपर में नहीं लिखना लेकिन लिख लिया करें। 30 जून 12 के साल वाला, यकम जुलाई 11 को जो पेपर। अच्छा जी 1 to 2 years, ये किस साल की पेमेंट्स है? 30 जून 13 और 30 जून 14 की 2 पेमेंट्स हैं, साल के पहले दिन भी और आखिरी दिन भी। 2 to 3 years, 30 जून 2014 के साल में 2 पेमेंट्स, 5800 प्लस 19,400। चलिए 30 जून 12 के साल का नोट बना दें। ये नोट मैं आपको मशवरा दूंगा, इस तरह ना बनाया करें, इससे कंफ्यूजन आ सकती है। थोड़ा सा आप कर सकते हैं मैनेज, तो इट्स अप टू यू, लेकिन मेरे ख्याल से नोट ना इस तरह ना बनाया करें, कंपैरिजन में ना बनाया करें, अलग अलग नोट बना लिया करें। ये 30 जून 11 के साल का नोट बन गया, आप किस साल का बनाएं? 30 जून 12 के साल का नोट बनाएं, फ्रेश इस तरह जिस तरह मैंने सोल्यूशन में आमने सामने बनाया हुआ है वो रहने दें। यहाँ नई हेडिंग डालें, मिरेकल टेक्सटाइल नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंड 30 जून 12। तीस जून 12 का मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए 30 जून 12 की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है। 30 जून 12 में शुरू में ही पेमेंट हो गई है, 30 जून 12 वाली पेमेंट यकम जुलाई 11 को ही हो गई है। ये 30 जून किस साल में होनी है? 30 जून 13 में, लेस देन 1 ईयर। ये 1 to 2 years, 30 जून 14 के साल में ये पेमेंट्स हो जाएगी।
अब ये तलवार लटकती भी करीब आ रही है, ना से 5,800 रेंज करके रखना है बल्कि 2,000 भी रेंज करके रखना है। अब बड़ी करीब आ गए हम इस पेमेंट के। 13,000 बाय कर लेंगे। तो अगर उस टाइम ऑटोमेटिकली हमने लगाई है 3 मिलियन अगर वो बढ़ के 14 मिलियन पर चले तभी हमें पेमेंट हम लगा देंगे। हाँ बिल्कुल, जो लिखा होगा ये शुरू में डिसाइड हो जाता है। चलिए आजी भाई इसमें होमवर्क का सवाल पढ़ लें। खत्म करें फिर बात। द फॉलोइंग फैक्ट्स पर्टेन टू नॉन कैंसिलेबल लीज एग्रीमेंट बिटवीन, ये किताब के पेज 67 पे मिल जाएगा जब आएगी। द फॉलोइंग फैक्ट्स पर्टेन टू नॉन कैंसिलेबल लीज एग्रीमेंट बिटवीन लिनॉक्स लीजिंग कंपनी, लेजोर एंड गिल कंपनी। गिल कंपनी कौन होगा फिर? लेजी, सुबह लस्सी। इंसेप्शन डेट यकम जनवरी 2000। एनुअल लीज पेमेंट ड्यू मींस पेबल एट द बिगिनिंग फ्रॉम यकम जनवरी 2010। ये ना रुपीस के बाद पॉइंट लगे हुए हैं तो ये इग्नोर करने होते हैं, लेकिन माजरत वो फिर सारा सोल्यूशन इस बेस पे हो गया हुआ है। तो अगर आप इस पॉइंट्स को इग्नोर भी कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा। ऐसे ही रुपीस के बाद पॉइंट्स हैं, इनको हमने क्या करना, 50 पैसे का तो सिक्का भी नहीं होता अब, तो इनको आप इग्नोर कर सकते हैं पॉइंट के बाद। लेकिन अनलकीली सोल्यूशन सारा पॉइंट के बाद 2 डिजिट लग के हुआ है अनलकीली। बारगेन परचेज, असल में ना ये बारगेनिंग करके काम कराई जाती है। जिस वक्त शुरू होती है ना लीज, याद रखिएगा लीज के शुरू में ये बातें तय हो जाती हैं, इसीलिए तो हम 1 जुलाई को खड़े होकर इनकी प्रेजेंट वैल्यूज निकाल रहे थे। ये तय सारी बातें शुरू में ही हो जाती हैं। तो शुरू में ही हम लड़ लेते हैं कि 3 मिलियन की चीज है, हम उसको कितने के लेंगे? 2 मिलियन का। तो इसे कहते हैं बारगेन, लड़ के चीज की कीमत कम कराना। बारगेन परचेज प्राइस एट एंड ऑफ लीज, एंड आप खुद देख लीजिएगा कौन सा दिन बन रहा है, एट एंड ऑफ लीज विच इज बिलो फेयर वैल्यू। और ये अमाउंट किससे कम है? फेयर वैल्यू सवाल में नहीं दी, कोई मसला नहीं, लाइन क्या लिख दी? ये अमाउंट फेयर वैल्यू से कम होगी एट द एंड ऑफ लीज। जो भी फेयर वैल्यू एंड होगी लीज पे, फर्ज करें एंड पे लीज की फेयर वैल्यू, एंड पे एसेट की फेयर वैल्यू 6,000 रुपए है, लेकिन हमें कितने में मिल जाएगा? तो माना कि फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन लाइन तो वही लिख दी इसने। लीज टर्म 5 साल है और लाइफ ऑफ इक्विपमेंट इज 10 years। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है यकम जनवरी 2010 इज 81,000। और लेसर इम्प्लिसिट रेट क्यों लिख रहा है बार बार, इस पर हमने काफी डिटेल से डिस्कशन करनी है। कभी लिखा करेगा डिस्काउंट रेट, कभी लिखा करेगा लेसर रेट, मुख्तलिफ लफ्ज लिखेगा, लेकिन छोड़ें, अभी एक ही रेट दिया हुआ उसी को हमने यूज करना है। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना है तो बना ही लेंगे। ये बताएं, जनरल एंट्रीज आपने करनी है 2 सालों की, और क्या बनाना है? सिर्फ किस साल का? लेकिन एक चीज सोल्यूशन में नहीं दी हुई, वो आपने एक्स्ट्रा करनी है। ऑल्सो प्रिपेयर 31 दिसंबर 10 की और 31 दिसंबर 11 की। नोट भाई सोल्यूशन में मैंने आपको अगेन बताया कंजूसी की हुई है जगह जगह, राइट ऑफ यूज का नोट नहीं बनाया हुआ, नोट सिर्फ मैच्योरिटी एनालिसिस का बनाया हुआ है। आपको रोने की आवाजें आ रही हैं? आ रही हैं और मानने आ रही हैं। पिछले IS 38 रो रहा है और रोने दे, हाथ होगी, कहते हैं यार हाथ होगी, इतने दिन हो गए मुझे लिफ्ट ही नहीं कराई। टेस्ट इंशाल्लाह हाँ मंडे को होगा। यार ये स्टैंडर्ड में आपको देखनी पड़ेंगी रिसर्च और डेवलपमेंट की एग्जांपल्स। ये मार्च 21 का सवाल है, साइड पे होना। डॉग लिमिटेड कहाँ से? अच्छा, डव लिमिटेड। तो रिक्वायर्ड क्या है जी? पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 15 डव लिमिटेड, मार्च 2021, 8 नंबर। डव लिमिटेड कमेंस डेवलपमेंट ऑफ ऑन यकम जनवरी 2000। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स हैव बीन। ये जो कोई 2-3 नाम आ रहे हैं ना, ये नाम और ये नाम, ये वो जो पैरास थे ना स्टैंडर्ड के 56, 57, वो जरा खोल के देख लीजिएगा, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा ये रिसर्च है या डेवलपमेंट है। तो ले लें स्टैंडर्ड। अच्छा, बहरहाल किताब में भी ये पैरास अवेलेबल है और इन द एंड उसने बताया हुआ है खर्चे ट्राई करके आएंगे। ये सवाल कल डिस्कस कर लेंगे। लेकिन होमवर्क लीज वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, इस पे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। ये कॉस्ट ही निकालनी है। अच्छा, अगली बात यार, इस सवाल को ना 2 दफा कीजिएगा,
फिर होमवर्क वाला सवाल 20 मिनट से ज्यादा ना लगाइएगा। ये सारा काम मैं 20 मिनट में कर सकता हूँ आपके सामने, आप भी कर सकते हैं। ये सारा काम 20 मिनट में हो सकता है। फिर होमवर्क वाले सवाल पे 20 मिनट से ज्यादा ना लगाइएगा। ये वाला सवाल अगर 1-2 दफा पहले कर लें और फिर इस सवाल पे इंशाल्लाह 10-15 मिनट लगेंगे। चलें जी, ओवर।